द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में हाल ही में लागू हुए जीएसटी सुधारों पर, जिन्हें जीएसटी 2.0 भी कहा जा रहा है, और खासकर उनके शुरुआती प्रभावों पर थोड़ा विमर्श करेंगे। ये सुधार, जैसा कि हम जानते हैं, 22 सितंबर 2025 से लागू हुए हैं और इनका जो घोषित उद्देश्य है वो टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और शायद आम आदमी पर बोझ कुछ कम करना है। हमारी ये बातचीत हाल की खबरों और सरकारी रिपोर्टों पर आधारित है, जो इन बदलावों के अलग-अलग पहलू दिखा रही हैं। हाँ, और देखिए, इस विमर्श का जो केंद्रीय मुद्दा है वो यही बनता है कि क्या ये नए जीएसटी सुधार, मतलब अपनी इस तथाकथित सरल संरचना और राज्यों के बढ़ते राजस्व के जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, उनके साथ वाकई भारतीय अर्थव्यवस्था और नागरिकों के लिए एक निर्णायक सकारात्मक मोड़ साबित होंगे, या फिर जो सुधार लागू होते ही हजारों उपभोक्ता शिकायतें सामने आईं, बीमा जैसे क्षेत्रों पर एक नकारात्मक असर पड़ा, और सबसे ज्यादा चिंता की बात, कानपुर से लेकर केरल तक जो करोड़ों के टैक्स फ्रॉड के मामले खुल रहे हैं, क्या ये सब कहीं ज्यादा गहरी प्रणालीगत चुनौतियों और कह सकते हैं कि कार्यान्वयन की खामियों की तरफ इशारा कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुधार समस्याओं को सुलझाने की जगह नई उलझनें पैदा कर रहे हों? देखिए, मेरा पक्ष ये है कि जीएसटी 2.0 बिना किसी शक के एक प्रगतिशील कदम है। ये सिर्फ टैक्स सिस्टम को सरल ही नहीं बनाता, बल्कि जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं वो आर्थिक लाभ की तरफ भी साफ साफ इशारा कर रहे हैं। और मेरा तर्क ठीक इसके उलट है। मैं इस बात पर जोर दूंगी कि जो शुरुआती भ्रम है, कुछ अहम सेक्टर्स को जो नुकसान हो रहा है और खास तौर पर टैक्स चोरी जिस बड़े पैमाने पर अब भी जारी है, ये सारे सबूत इन सुधारों की जो तत्काल सफलता है और उनकी प्रभावशीलता, उस पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। देखिए, इन सुधारों का सबसे बड़ा और सबसे साफ फायदा है सरलीकरण। पहले की जो जटिल मल्टीलेयर व्यवस्था थी ना, जिसमें आपको याद होगा 12%, 28% जैसे कई स्लैब थे, उसे अब खत्म कर दिया गया है। अब मुख्य रूप से सिर्फ दो दरें हैं, 5% और 18%। हाँ, ये जरूर है कि कुछ गिनी चुनी विलासिता वाली या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुएं, जिन्हें हम अक्सर सिन गुड्स कह देते हैं, उनके लिए 40% की एक ऊंची दर रखी गई है। पर कुल मिलाकर देखें तो टैक्स पेयर्स और बिजनेस के लिए कंप्लायंस, मतलब नियमों का पालन करना, अब पहले से कहीं ज्यादा सीधा और स्पष्ट हो गया है। और इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर भी दिख रहा है। जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि इस नई व्यवस्था में ज्यादातर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, खासकर जो आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं, वो सस्ते हुए हैं। अब ये आम आदमी के बजट के लिए तो यकीनन एक बड़ी राहत है। आर्थिक मोर्चे पर भी, जैसा मैंने कहा, उत्साहजनक संकेत हैं। राज्यों के जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हो रही है, जो शायद बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि और बेहतर कंप्लायंस का एक इंडिकेटर हो सकता है। उदाहरण के लिए, गुजरात ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में अपने जीएसटी कलेक्शन में 10.36% की काफी प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है। इसी तरह आंध्र प्रदेश ने भी सितंबर 2025 में 7.45% की वृद्धि दर्ज की। देखिए, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है और टैक्स प्रणाली ज्यादा असरदार हो रही है। यहां तक कि इंडस्ट्री से भी पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही ले लीजिए। जीएसटी दरों में कटौती के बाद महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी बिक्री में अच्छी खासी बढ़त दर्ज की है। तो मेरा मानना है कि ये सुधार एक ज्यादा कुशल, पारदर्शी और सरल टैक्स व्यवस्था की तरफ एक निर्णायक कदम है। और ये जो शुरुआती पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं वो इसके ठोस फायदों को साबित करते हैं। आपने सरलीकरण और सकारात्मक आर्थिक संकेतों की एक काफी आकर्षक तस्वीर पेश की, लेकिन जमीनी हकीकत शायद उतनी गुलाबी नहीं है जैसा आप बता रही हैं। आपने सरलीकरण की बात की, मगर इन सुधारों के लागू होने के, आप सोचिए, महज पहले हफ्ते में ही लगभग 3,981 उपभोक्ता शिकायतें दर्ज हुईं। ये कोई छोटी संख्या तो है नहीं। और चिंता की बात यह है कि ये शिकायतें मुख्य रूप से दूध, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि पेट्रोल जैसी बिल्कुल बुनियादी ज़रूरतों से जुड़ी कीमतों और बिलिंग को लेकर थीं। क्या ये एक बड़े पैमाने पर फैले भ्रम और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें गंभीर कमियों का संकेत नहीं देता? और बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार को खुद डार्क पैटर्न्स के मुद्दे पर दखल देने की ज़रूरत महसूस हुई। ये डार्क पैटर्न्स मतलब ऐसी भ्रामक डिज़ाइन या प्राइसिंग की तकनीकें जिनका इस्तेमाल कंपनियां उपभोक्ताओं को अनजाने में ज़्यादा खर्च करने या गलत फैसले लेने के लिए करती हैं। ने ऑटोमोबाइल उद्योग का उदाहरण दिया, हाँ, वो ज़रूर सकारात्मक है, लेकिन क्या ये तस्वीर हर सेक्टर के लिए सच है? ज़रा बीमा क्षेत्र को देखिए। नए नियमों के लागू होने के बाद बीमा एजेंटों के कमीशन में लगभग 18% की सीधी कटौती हुई है।
ये एक बहुत बड़ा झटका है उन लाखों एजेंटों के लिए जिनकी रोजी रोटी इसी पर टिकी है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि सुधारों का असर एक जैसा सब पर सकारात्मक नहीं है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तो प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। और इन सबसे ऊपर जो बात मुझे सबसे ज्यादा चिंताजनक लगती है वो है टैक्स धोखाधड़ी का लगातार बड़े पैमाने पर जारी रहना। ऐसा लगता है कि सुधारों के बावजूद सिस्टम की जो कमजोरियां हैं उनका फायदा उठाने वाले अभी भी सक्रिय हैं। कानपुर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक वकील पर लगभग सोचिए 79.18 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC घोटाले का आरोप है। यानी कथित तौर पर फर्जी बिलों के जरिए सरकार से उस टैक्स की वापसी का दावा किया गया जो कभी जमा ही नहीं हुआ था। महाराष्ट्र में टैक्स इंस्पेक्टर रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े गए, जो सिस्टम में भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों की ओर इशारा करता है। केरल में तो विपक्षी दल ने हजारों करोड़ रुपए के नुकसान का आरोप लगाया है, जो कथित तौर पर बड़े पैमाने पर फर्जी GST पंजीकरणों के जरिए किया गया है। तो मेरा मुख्य तर्क यही है कि सुधारों का इरादा भले ही नेक हो, लेकिन जमीनी स्तर पर जो व्यापक उपभोक्ता भ्रम है, कुछ क्षेत्रों को जो सीधा नुकसान हो रहा है और सबसे गंभीर बड़े पैमाने पर जारी टैक्स धोखाधड़ी, ये सब मिलकर इन सुधारों की तत्काल प्रभावशीलता और शायद उनके डिजाइन पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ये दिखाता है कि प्रणालीगत कमजोरियां सिस्टम की जो अपनी अंदरूनी खामियां हैं वो अभी भी मौजूद हैं और शायद ये सुधार उन्हें ठीक करने में अपर्याप्त रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें आई हैं, बिल्कुल आई हैं, और उपभोक्ता शिकायतें दर्ज होना किसी भी इतने बड़े बदलाव की प्रक्रिया का एक कह सकते हैं कि स्वाभाविक हिस्सा है। देखिए, जब आप पूरे देश की कर प्रणाली में इतना बड़ा फेरबदल करते हैं तो कुछ शुरुआती भ्रम और सामंजस्य बिठाने में थोड़ा वक्त लगना अपेक्षित है। लेकिन हमें इन लगभग 4000 शिकायतों को देश में जो करोड़ों लेन देन रोज होते हैं उसके संदर्भ में भी देखना चाहिए। ये संख्या हालांकि महत्वपूर्ण है, पर यह पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। जो नई स्लैब संरचना है 5%, 18% और चुनिंदा चीजों पर 40%, वो अपने मूल स्वरूप में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सरल है। लंबी अवधि में ये निश्चित रूप से व्यवसायों के लिए अनुपालन को आसान बनाएगी और पारदर्शिता लाएगी। जहां तक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी का सवाल है, वो एक वास्तविक और सीधा लाभ है जो आम आदमी तक पहुंच रहा है या पहुंचेगा। इसे महज शुरुआती चुनौतियों के शोर में अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये शुरुआती बाधाएं हैं, हाँ, जिन्हें समय के साथ और बेहतर कम्युनिकेशन और एनफोर्समेंट के जरिए दूर किया जाएगा। लेकिन सुधारों की जो बुनियाद है, जो सरलीकरण और दक्षता पर टिकी है, वो मजबूत है और यकीन मानिए ये दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद साबित होगी। सिर्फ शुरुआती चुनौतियां या स्वाभाविक हिस्सा कहकर टाल देना, मुझे लगता है ये समस्या की गंभीरता को थोड़ा कम करके आंकना है। पहले ही हफ्ते में लगभग 4000 शिकायतें, और वो भी दूध, पेट्रोल जैसी रोजमर्रा की चीजों पर। ये सिर्फ कुछ लोगों का भ्रम नहीं हो सकता, ये सिस्टम के लेवल पर कम्युनिकेशन या इम्प्लीमेंटेशन में किसी बड़ी चूक का संकेत ज्यादा लगता है। क्या बदलावों को लागू करने से पहले पर्याप्त तैयारी की गई थी? क्या व्यवसायों और उपभोक्ताओं को सही तरीके से सही समय पर जानकारी दी गई थी? और ये डार्क पैटर्न्स का मुद्दा, ये तो सिर्फ भ्रम का मामला नहीं है, ये तो उपभोक्ताओं के साथ एक तरह की संभावित धोखाधड़ी का प्रयास है। अगर नई प्रणाली इतनी ही सरल है तो फिर ऐसी भ्रामक तरकीबों की गुंजाइश ही क्यों बन रही है? क्या ये तथाकथित सरलीकरण सिर्फ कागजों पर है और जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा जटिल और शायद उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है? ये मुझे सिर्फ शुरुआती हिचकी नहीं लगती, ये कार्यान्वयन की पूरी रणनीति पर और शायद सुधारों के डिजाइन पर ही बुनियादी सवाल खड़े करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पर्याप्त टेस्टिंग और तैयारी के बिना इसे जल्दबाजी में लागू कर दिया? देखिए, कार्यान्वयन में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा। बिल्कुल, किसी भी पॉलिसी को जमीन पर उतारने में व्यावहारिक चुनौतियां आती ही हैं, लेकिन हमें बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत है। राज्यों के राजस्व में जो वृद्धि हो रही है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। गुजरात में 10.36% और आंध्र प्रदेश में 7.45% की वृद्धि, ये महज आंकड़े नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और संभवतः, मैं कहूंगा संभवतः, कर प्रणाली पहले से अधिक कुशल हो रही है, जिससे सरकार के पास विकास कार्यों के लिए ज्यादा संसाधन आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बिक्री का बढ़ना भी इसी सकारात्मक आर्थिक माहौल का एक और संकेत है। ये सुधार अर्थव्यवस्था को एक नई गति और दिशा दे रहे हैं। हाँ, शुरुआती समस्याएं हैं, पर उनके बावजूद ये एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं। राजस्व वृद्धि के इन आंकड़ों पर थोड़ा और सोचने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि क्या ये वृद्धि टिकाऊ है? क्या ये सिर्फ एक शुरुआती उछाल है या ये आगे भी जारी रहेगा? दूसरी बात, क्या ये वृद्धि समावेशी है?
जैसा मैंने पहले कहा, हम देख रहे हैं कि बीमा एजेंटों जैसे महत्वपूर्ण समूह जिनकी संख्या लाखों में है, उनकी आय में 18% की भारी कटौती हुई है। तो क्या ये बड़ी तस्वीर का हिस्सा नहीं है? क्या हम कुछ क्षेत्रों की कीमत पर दूसरे क्षेत्रों में वृद्धि देखकर संतुष्ट हो सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरे हिसाब से ये है, इस कथित राजस्व वृद्धि का कितना हिस्सा वास्तविक आर्थिक गतिविधि से आ रहा है और कितना हिस्सा उन कमजोरियों से जुड़ा है जिनका अपराधी फायदा उठा रहे हैं? जब हम सुनते हैं कि कानपुर में एक ही मामले में लगभग 79 करोड़ रुपए का आईटीसी घोटाला हुआ है, महाराष्ट्र में कर अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं और केरल में हजारों करोड़ के फर्जी पंजीकरण का आरोप है, तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या सिस्टम में इतने बड़े लीकेज हैं कि राजस्व के आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं? क्या ये सुधार इन लीकेजेस को बंद करने में कामयाब रहे हैं, या कहीं ये आंकड़े धोखाधड़ी की पृष्ठभूमि में बनावटी तौर पर बढ़े हुए तो नहीं दिख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुपालन आसान होने के दावों के बीच धोखाधड़ी के रास्ते भी खुले रह गए, या शायद और आसान हो गए? देखिए, टैक्स फ्रॉड, कर धोखाधड़ी निस्संदेह एक बेहद गंभीर समस्या है और इससे पूरी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। कानपुर, महाराष्ट्र और केरल से जो खबरें आ रही हैं वो यकीनन चिंताजनक हैं और ये दिखाती हैं कि जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्हें और ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है। लेकिन मेरा तर्क यह है कि हमें धोखाधड़ी के इन आपराधिक मामलों को सुधारों की जो मूल संरचनात्मक योग्यता है उससे थोड़ा अलग करके देखना होगा। जीएसटी 2.0 का जो डिजाइन है वो सिस्टम को सरल, पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अब धोखाधड़ी करना वो सिस्टम के डिजाइन की विफलता नहीं बल्कि कानूनों का उल्लंघन है और ये एक एनफोर्समेंट यानी प्रवर्तन का मुद्दा है। प्रवर्तन एजेंसियों का काम है कि वे ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाएं और दोषियों को सजा दें। हमें सुधारों के जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसी भी बड़े संरचनात्मक परिवर्तन में शुरुआती बाधाएं और समस्याएं आती ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक सरल, एकीकृत और कुशल कर प्रणाली के जो लाभ भविष्य में मिलेंगे वो इन शुरुआती समस्याओं से कहीं ज्यादा बड़े और महत्वपूर्ण होंगे। हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और साथ ही साथ प्रवर्तन को मजबूत करना होगा। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो सकती कि धोखाधड़ी को सुधारों के डिजाइन से बिल्कुल अलग करके देखा जाए। अगर किसी सुधार को लागू करने के तुरंत बाद इतने बड़े पैमाने पर और इतने अलग अलग तरीकों से, जैसे आईटीसी घोटाला, फर्जी पंजीकरण, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, तो ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या सुधारों के डिजाइन में या उनके लागू करने के तरीके में ही कोई ऐसी कमी या खामी रह गई थी जिससे इन धोखाधड़ियों को संभव बनाया या शायद अपराधियों के लिए इसे आसान कर दिया? क्या नई प्रणाली में जो चेक्स और बैलेंसेस होने चाहिए वो पर्याप्त मजबूत हैं? तत्काल वास्तविकता तो यही है कि उपभोक्ता परेशान हैं, शिकायतें बढ़ रही हैं, बीमा जैसे क्षेत्रों में लोगों की आय कम हो रही है और दूसरी तरफ करोड़ों अरबों की टैक्स चोरी भी जारी है। तो सिर्फ भविष्य के संभावित लाभों की आशा में इन वर्तमान की ठोस और गंभीर समस्याओं को नजरअंदाज करना मुझे तो उचित नहीं लगता। हमें इस संभावना पर भी विचार करना होगा कि क्या ये सुधार अनजाने में ही सही मौजूदा कमजोरियों को दूर करने के बजाय कुछ नई तरह की समस्याएं या धोखाधड़ी के नए अवसर तो पैदा नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्रवर्तन जरूरी है, लेकिन क्या सिस्टम खुद ही प्रवर्तन को और मुश्किल तो नहीं बना रहा है? भारत की कर व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। ये प्रणाली को सरल बनाते हैं जिससे अनुपालन आसान होगा, ये तो स्पष्ट है। रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी की स्पष्ट क्षमता इनमें दिखाई दे रही है, जिसका लाभ सीधे आम आदमी को मिलेगा। साथ ही राज्यों के बढ़ते राजस्व और कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में जो सकारात्मक वृद्धि दिख रही है, जैसे आर्थिक संकेतक भी उत्साहजनक है। शुरुआती कार्यान्वयन की चुनौतियां जरूर हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उन्हें दूर किया जा सकता है। कुल मिलाकर दिशा सही है और ये दीर्घकालिक आर्थिक विकास और पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त करेगा। और मेरा निष्कर्ष ये है कि इरादा चाहे कितना भी नेक क्यों न हो, सरलीकरण का दावा चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, इन सुधारों के जो तत्काल परिणाम हैं वो एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। बड़े पैमाने पर उपभोक्ता भ्रम और शिकायतें, बीमा एजेंट्स जैसे समूहों पर पड़ा नकारात्मक वित्तीय प्रभाव और सबसे बढ़कर करोड़ों रुपए की कर धोखाधड़ी के लगातार सामने आ रहे मामले, ये सब मिलकर सुधारों की वास्तविक प्रभावशीलता, उनके डिजाइन और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
ऐसा लगता है कि प्रणालीगत कमजोरियां अभी भी गहराई तक मौजूद हैं और इन सुधारों ने या तो उन्हें संबोधित नहीं किया है या शायद अनजाने में नई कमजोरियां पैदा कर दी हैं। अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि ये सुधार सफल रहे हैं। गंभीर मुद्दे अभी भी बने हुए हैं जिनका तत्काल समाधान बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये स्पष्ट है कि जो तथ्य हमारे सामने हैं, चाहे वो राजस्व संग्रह के उत्साहजनक आंकड़े हों या उपभोक्ता शिकायतों की चिंताजनक संख्या हो या फिर धोखाधड़ी के ये गंभीर मामले हों, वो मिलकर एक जटिल और बहुआयामी तस्वीर पेश करते हैं। इस तस्वीर के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू हैं। इसलिए आज के इस विमर्श में कोई एक स्पष्ट विजेता पक्ष शायद नहीं है। बिल्कुल, और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी है। हमें इन सभी अलग अलग दृष्टिकोणों, मतलब राजस्व और आर्थिक विकास, उपभोक्ता का अनुभव और उसकी परेशानियां, अनुपालन की वास्तविक सुगमता बनाम जटिलता, और सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली की अखंडता और धोखाधड़ी की रोकथाम, इन सब को एक साथ रखकर विचार करने की जरूरत है। इन जीएसटी सुधारों के पूर्ण और वास्तविक प्रभाव का सही आकलन करने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग, विश्लेषण और शायद आगे चलकर और सुधार या समायोजन की भी आवश्यकता होगी। हम अपने श्रोताओं को यही प्रोत्साहित करेंगे कि वे प्रस्तुत तर्कों और तथ्यों पर विचार करें और अपना स्वयं का एक सूचित निर्णय निकालें।